सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को सीखा था कि फ्रिक्शन किस तरीके से वर्क करता है, उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेमेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। बात समझ में आ रही? मैंने आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताई थी कि जब कोई दो सरफेस, दो बॉडी आपस में रिलेटिव मोशन की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए इस ब्लॉक पर मैं अपना हाथ फिसला रहा हूँ ऐसे, तो इस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है, वो नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, तो इसका मतलब वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। उसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। अब फ्रिक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेमेटिक। स्टैटिक मैंने आपको कैसे बताया था, ध्यान समझिएगा, फिर से एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक अलमीरा है, क्या है, अलमीरा रखी हुई है, और आपके यहाँ एक छोटा बच्चा इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, खिसकाने की कोशिश कर रहा, ये इसको नहीं खिसका पाया। इससे बड़ा एक आदमी आया और उसने भी ट्राई किया, ये नहीं खिसका पाया। इससे बड़े आप आ गए और आपने ट्राई किया इसको और ये मूव कर गया। अब बात समझिएगा, हो क्या रहा है यहाँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटे से नहीं खिसक रहा है, बड़े से खिसक जा रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर इसके कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स जो अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स होता है उतना लगता नहीं है। जैसे समझिएगा, आपको जितनी ज़रूरत होती है उतना खाना खाते हैं। आपके घर में मान लीजिए एक केजी मिठाई रखी हुई है, तो क्या आप 1 केजी खाएंगे? नहीं, जितना मन करेगा, जितनी ज़रूरत उतना खाएंगे। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है वो 50 न्यूटन है। कैसे है वो मैं अभी कैलकुलेट करके आगे सिखाऊंगा। मान लीजिए इन दोनों सरफेस के बीच में 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लग नहीं रहा बल्कि अवेलेबल है, और इस छोटे बच्चे ने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। तो ये कितना लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स? भाई छोटे बच्चे ने लगाया राइट साइड में इसको मूव कराने के लिए, तो ये फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोज में लगेगा। अब मोशन की टेंडेंसी किधर बन रही है? इधर। आप जब धक्का देंगे तो उधर ही तो जाना चाहेगा वो, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? उसके अपोजिट में। किधर लगेगा? उसके अपोजिट में। अब एक बात समझिएगा, इसके पास है ज़रूर फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन, लेकिन ये इतना लगाएगा नहीं, ये उतना ही लगाएगा जितना आप लगाएंगे। यानी अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी क्या करेगा, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा देगा। यानी इस वक्त फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था? 10 न्यूटन, क्योंकि आपने 10 न्यूटन लगाया था। अब मैं कह रहा हूँ इससे बड़े बच्चे ने क्या लगाया, इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? उसके अपोजिट में ये भी 20 न्यूटन लग जाएगा। एक बात समझिएगा, फिर मान लीजिए जो बड़ा बच्चा है उसने लगा दिया 60 न्यूटन का, ये कितना लगा सकता है फ्रिक्शन? 50। इसकी अपनी लिमिट है 50 की, तो ये 50 लगा तो देगा, लेकिन अब ये मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड लगा 60, एक साइड लगा 50, ये चल पड़ेगा। यही केस होता है इस घर में कि जब छोटा बच्चा मूव करना चाहता तो नहीं करता, बड़ा बच्चा मूव करता तो मूव हो जाता है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स दोनों केसेस में लगता है, हर केस में लगता है, स्टैटिक हो या काइनेमेटिक हो। क्लियर? तो जब ये मूव नहीं कर रहा है उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब मूव करने लगे तो वो क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आगे के न्यूमेरिकल आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg ऑन ए रफ सरफेस, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मान लीजिए कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया है, कितना? 98 न्यूटन का। कितना भाई? 98 न्यूटन है, जिससे कि ये चल पड़ेगा। जस्ट एबल मतलब चल ही देगा। इसका मतलब अब इसके अंदर फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, मैंने आपको सिखाया है। इसका मास, वेट नीचे की तरफ mg, ये इधर नीचे लगा तो ऊपर क्या लगेगा? r।
अच्छा, मोशन के अपोजिट में होता है फ्रिक्शन, तो इसके मोशन इधर होगा क्योंकि फोर्स लगा रहा है, इधर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स F, और ये चूंकि ये मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा Fk। क्लियर, बात समझ में आ गई। हालांकि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, Fs भी लिख सकते हैं उसको, खैर उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या मामला है, Fs इज इक्वल टू 98, Fs की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर इज इक्वल टू 98, आपको म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 98/r। अब r कैसे मिल सकता है, वर्टिकल में देखो, r इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से mg, यहाँ से m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 20 और g है 9.8, कितना आ जाएगा बताइए 196, तो 196 यहाँ रख दीजिए, 98/196 कितना आ जाएगा 0.5, ये म्यू की वैल्यू आ गई। देखिए एक आंसर मैच कर रहा, तो ये जस्ट एबल ही था, इसलिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन ही कहेंगे, बस अभी चला नहीं है। अगर चल रहा होता ना तो इसमें एक्सेलरेशन आता। क्लियर है, चल रहा होता तो क्या होता, एक्सेलरेशन आता। हमने m इंटू ए तो लगाया नहीं, इसने क्या कहा, जस्ट एबल टू मूव, है ना, इसका मतलब चला ही था। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वहाँ पहुँचा, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब वो क्या पूछ रहा है, एक तो आंसर आ गया हमारे पास ये आंसर, दूसरा पूछ रहा है आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैंने क्या बताया था भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो इसको थीटा एस का देते हैं, थीटा एस यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू रख दीजिए 0.5। अगर आपको ये 1/√3 ये सब होता तो आप क्या करते, थीटा की वैल्यू निकाल देते। अब इसमें थीटा की वैल्यू तो आ नहीं सकती है, तो इसी फॉर्म में रख दीजिए, ये देखिए आंसर है। समझ में आया, बहुत आसान होता है, बस ये कॉन्सेप्ट को सीखने की ज़रूरत है। चलो सेकंड न्यूमेरिकल देखो, ध्यान से देखना ज़रा, इसमें सीखो। नींद आ रही है, नहीं आ रही ना, जब समझ में नहीं आता तो नींद आती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज़ प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। चलो बोर्ड पर देखो, लिखो नहीं भाई, एक फ्लोर है और इस पर ये 2 kg का एक मास रखा हुआ है। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ 0.4, यानी म्यू एस आपको दिया हुआ है 0.4। ठीक, ए फोर्स एफ ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया गया 2.5 न्यूटन का, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। यानी यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बताइए। देखो लोग गलती क्या करते हैं वो मैं सिखाता हूँ, फिर सही बताऊँगा। गलती क्या करें समझना, लोगों का मानना है कि फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू आर, फॉर्मूला ये होता है। अब म्यू कितना दिवन है 0.4, आर कैसे निकालेंगे, एफ बी डी ड्रॉ कर देंगे mg, और ऊपर क्या हो जाएगा आर, और इधर हो गया एफ फ्रिक्शन। ठीक है, इधर हो गया एफ। क्यों इधर हो गया, क्योंकि हम फोर्स उधर लगा रहे थे राइट में, उधर मूव करना चाह रहे थे, तो उसका अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लग गया। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा mg, और m कितना है 2, और ये हो गया 9.8, कितना हो जाएगा 19.6। सही है, यहाँ अगर तुम रखोगे 0.4 इंटू 19.6, 4 6 24, 2 4 9 36, 2 38, 3 4 3 7, 1 2, 7.84 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स आ गया। सही लग रहा होगा पूरा पूरा, जैसे मैंने इसको सोल्व किया वैसे इसको सोल्व कर लिया। क्यों, कहीं गलत लग रहा, एकदम सही लग रहा, फॉर्मूला भी लगा दिया, वीडियो ड्रॉ कर दिया, लेकिन गलत है, गलत है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, आपके घर में आटा दाल चावल बोरे में भर के रखा हुआ, कंडाल में भरा हुआ है, बर्तन भरे हुए हैं, कितना खाओगे, कितना खाओगे एक टाइम में, जितनी भूख होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही खाएंगे। जानते हो ये फ्रिक्शन कौन सा है, ये फ्रिक्शन अवेलेबल फ्रिक्शन है, जो यहाँ पर लग सकता है, जो यहाँ पर लग सकता है, लेकिन लग कितना रहा है, जितना आप लगाएंगे। आपने फोर्स कितना लगाया 2.5। एक बात बताओ,
ध्यान देना ज़रा, अगर तुमने दिमाग लगा दिया तो आज सीख जाओगे फ्रिक्शन। ध्यान देना, मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, इस पर तुमने इधर फोर्स लगाया 2.5 और इधर फ्रिक्शन लग रहा है 7.84। बताओ ये किधर जाएगा? लेफ्ट जाएगा। अब सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि ये अलमारी यहाँ रखी हो और ये मैं इसको 2.5 से धक्का दूँ और ये वापस चलने लगे? तब तो कहोगे भाई भूत आ गया, अरे मैं उधर धक्का दे रहा हूँ, इधर आ वापस आ रहा। तो तुम यही कहना चाह रहे हो, अगर फ्रिक्शन फोर्स इतना है इसका मतलब ये लेफ्ट में चलने लगेगा। भाई सवाल यही है कि अगर 7.84 फ्रिक्शन है तो ये फोर्स यहाँ अवेलेबल है। लगाया कितना उसने? उसने लगाया जितना आपने लगाया, वो उतना ही लगा देगा 2.5। बात समझ में? तब तो ये अलमारी नहीं खिसकेगी। अच्छा, अगर आपको खिसकाना है तो कितना फोर्स लगाना चाहिए? 3 से खिसक जाएगा? नहीं खिसकेगा ना, तब भी नहीं खिसकेगा। अरे इसकी लिमिट इतनी है भाई, दिमाग नहीं लगा रहे हो। फिर ये फ्रिक्शन फोर्स है जो इसके पास है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो इसके पास है, लेकिन लगा कितना रहा है ये? जितना आप लगा रहे हैं। आप जितना लगाएंगे उतना फ्रिक्शन लगाएगा, जितना लगाएंगे उतना लगाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। आप 5 लगाएंगे 5 लगा देगा, 6 लगाएंगे 6 लगाएगा, 7.84 लगाएंगे 7.84 लगा देगा। लेकिन क्या ये 8 लगा सकता है? नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब 7.84 से आप ज़्यादा फोर्स लगा देंगे ना तो आपकी अलमारी खिसक जाएगी। अब समझ में आ गया होगा? इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो पूछ रहा है वो कितना लग रहा होगा? 2.5 न्यूटन। आंसर क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स 2.5 न्यूटन। और लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला में देखेंगे अच्छा ये आंसर आ रहा है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर लिखा होगा, ये उसे मालूम है क्या गलती कर सकते हो, तो वो दिख देगा आपको और उस पर टिक मार दोगे। कितने नंबर घाटा होगा? अगर सही होने पर 4 नंबर मिलते हैं और गलत होने पर -1 होता है तो कितने नंबर का नुकसान हुआ? 5 नंबर का। जो 4 आपको मिलने थे वो मिले नहीं और घर से पॉकेट से 1 नंबर और चला गया तो 5 नंबर नुकसान हो गया। समझ गए? क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करो, फिर अगला न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है। इस न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद जस्ट सेम न्यूमेरिकल में डाटा चेंज करके दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो क्या कह रहा है? ए ब्लॉक ए है ऑफ मास 20 kg, इसका मास गिवन है, रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, इस पर रेस्ट कर रहा है। ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली, एक स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस पुल्ली से पास कर रहा है। एंड टू इट्स अदर एंड अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 3 kg, तो ये 20 kg और ये 3 kg कनेक्टेड है। इस फास्टेन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज़ 0.04, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ ये दिया हुआ है। द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, ये स्लाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन इस साइड होगा, ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा। कह रहे द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना। एक बात मैं पहले ये डाटा ज़रा चेक कर लूँ कि एक का तो मास दे रहा है वो कितना, एक का मास दे रहा है 20 kg और दूसरे का 3 kg, सही है। चलिए अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने FBD मेथड बताया आपको कि आप क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो चलो बी वाले का ड्रॉ कर लेते हैं, देखना ध्यान से। इसका मास होगा m2, मैं इसको m2 कह देता हूँ और इसको m1 कह दे रहा हूँ ना। तो ये हो गया m2g, सही है। इस पर स्ट्रिंग ऊपर बता हुआ है ना, तो ये रहा स्ट्रिंग और इसमें टेंशन होगा बॉडी से दूर, तो ये हो गया टेंशन T। अब ये किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? नीचे, तो m इंटू ए किधर लगेगा? ऊपर, ऑपोजिट में, तो यहाँ हो गया मास m2a बस। और फ्रिक्शन कहाँ तक कितना लगेगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन, हाँ जब कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन कैसा? कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन कैसा? तो कोई फ्रिक्शन नहीं इसमें। अभी देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, फॉर्मूला T प्लस m2a इज इक्वल टू m2g। T की वैल्यू नहीं पता, m2 हमें पता है 3, a
इज इक्वल टू 3 इंटू 9.8, ठीक है। तो t प्लस 3a इज इक्वल टू 3/24, 2 3 27 2 29, 29.4। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी बन गई। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ज़रा, ठीक है। चलो इसको देखो ज़रा। तो ये हो गया हमारे पास वेट पहले की तरह नीचे की तरफ। अब देखो ये कांटेक्ट में है तो रिएक्शन फोर्स निकलेगा ना नीचे से ऊपर, तो ऊपर हो गया रिएक्शन फोर्स R। रस्सी इधर बंधी है तो मैंने रस्सी बना दिया। बॉडी से दूर की तरफ टेंशन, ठीक। मूव किधर कर रहा है, राइट में, तो मास इनटू एक्सेलरेशन किधर लगेगा, लेफ्ट में। इधर हो गया m1a। अब सवाल पता है मैंने आपसे कहा है जितने कांटेक्ट उतने रिएक्शन और उतने ही फ्रिक्शन। तो अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट में मूव कर रहा है तो मोशन का अपोजिट में लगता है, तो इधर लग जाएगा F ठीक। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया R इज इक्वल टू m1g। क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, m1 की वैल्यू कितनी है 29.8, कितना आ गया 19.6, ठीक। हॉरिजॉन्टल में बनाओ तो t इज इक्वल टू m1a प्लस Fk। तो यहाँ से t माइनस m1a Fk म्यू r, सही है। F की वैल्यू म्यू r। यहाँ से t माइनस 20, m1 की वैल्यू 20, a इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.04, ये रहा। तो 0.04 इंटू 19.6, तो t माइनस 20a इज इक्वल टू 4 6 24, 2 4 9 36, 2 38, 3 4 1 4 3 7, 2 1 3, 0.784, सही है। अच्छा ये 196, हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ वैल्यू कम आ रही है, तो यहाँ से 196। अब ये दो पोजीशन में लगेगा तो ये आ गया 7.84। अब देखो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में देखो t और t है, a और a है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे आंसर आना चाहिए यहाँ से, है ना। चलो करके देखते हैं इसको। तो अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो। तो यहाँ लिख दो 3t प्लस 3a इज इक्वल टू 29.4 इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड t माइनस 20a इज इक्वल टू 7.84 इक्वेशन सेकंड। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 23a इज इक्वल टू, माइनस करेंगे इससे। चलो माइनस करो फटाफट जल्दी से, कितना आ रहा, पहला कितना है 29.4 माइनस 7.84, ये आएगा 21.56, सही है। यहाँ से एक्सेलेरेशन a आ सकता है 21.56 अपॉन 23, तो इसमें डिवाइड कर दे 23 से, ये आ गया 0.93। तो a आ गया हमारे पास 0.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन आ गया। कैसे किया फिर से ध्यान समझिए। हमने क्या किया, दोनों मास का बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में याद रखना है मैंने हर फोर्स की प्रॉपर्टी बताई है कि इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। रिएक्शन फोर्स क्या करने का, पर प्लेन से परपेंडिकुलर निकलता है। मास इनटू एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट में लगता है। फ्रिक्शन भी मोशन के अपोजिट में लगता है। और टेंशन हमेशा बॉडी से दूर की तरफ स्ट्रिंग के ही डायरेक्शन में। क्लियर। और जितने कांटेक्ट उतने रिएक्शन और उतने ही फ्रिक्शन। यहाँ पर इसका कोई कांटेक्ट दीवार से नहीं था तो कोई रिएक्शन कोई फ्रिक्शन नहीं था। यहाँ एक कांटेक्ट है तो एक ही रिएक्शन निकला और एक फ्रिक्शन हो गया। फिर मैंने इक्वेशन बनाया, सॉल्व कर दिया। अब आपको टेंशन टी भी फाइंड करना है तो किसी इक्वेशन में रख लो, टेंशन टी आ जाएगा। मान लो हम 1 में रखते हैं तो टी प्लस 3 इंटू 0.93 इज इक्वल टू 29.4। तो टी इज इक्वल टू 29.4 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 इंटू 0.93 2.79, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 29.4
माइनस 2.79, यह आ गया 26.61 न्यूटन। टेंशन एक फोर्स होता है। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर क्लियर है, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी पर मैं देने वाला हूँ आपको, कर लेंगे। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ये एक मास m1 है, ये एक पुल्ली लगा है और यहाँ से एक ब्लॉक m2 लटका हुआ है, ठीक है। मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। यहाँ पर m1 जो है वो 10 kg है और m2 जो है 20 kg है और म्यू के यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब ये चल रहा, वो जो है वो है 0.5, ठीक। ये तीन चीज़ें गिवन है जो इसमें गिवन थी, वही चीज़ें मैंने गिवन कर दी है। अब आपको क्या करना है, सेम पैटर्न पे ही इसको सॉल्व करना है। बस एफबीटी ड्रॉ करते हुए ध्यान दीजिएगा, मैंने मोशन अब इधर कर दिया, वो उधर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए और नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए।